बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने फोर्थ सेट के लेक्चर का अगला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें नफ्सियाती तालीम नफ्सियात के तरीके पढ़े थे। इसमें कल पहला तरीका पढ़ा था हमने मुशाहदाती तरीका। आज हम इसका दूसरा तरीका पढ़ रहे हैं तजर्बाती तरीका। जैसे नाम से ज़ाहिर तजर्बात से कि लेबॉर्ट्री वगैरह में साइंसी अंदाज़ में मुनज़्ज़म अंदाज़ में हम कोई तजर्बा करते कोई काम करते हैं मखसूस हालात के अंदर मुशाहदे के लिए, तो हम उसको तजर्बा कहते हैं। क्योंकि एक मखसूस हालात होता है, कंट्रोल शुदा हालात में होता है कि इंसान का काबू होता है, इसको तजर्बाती तरीका कहा जाता है। मसलन हम जब यही देखना चाहते हैं कि बच्चों पर शोर शराबे का क्या असर होता है, तो हम क्लास के जो बच्चे होते हैं 30 या 40 बच्चे, उनको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे, यानी कि 40 बच्चे हैं तो 20-20 के दो ग्रुप बना देंगे। अब एक ग्रुप को हम क्या है आम रूटीन में जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, कि उनको टाइम काम दे दिया गया है कि आपने ये अल्फाज याद करने हैं, उनको 10 मिनट का टाइम दे दिया। जबकि दूसरा जो ग्रुप था उसको हमने अलहदा बिठा दिया, वहाँ हमने थोड़ा सा शोर शराबा पैदा कर दिया ताकि ये चेक करना है कि शोर का उन पर असर होता है कि नहीं। अब ये दो ग्रुप में जब हो जाएंगे 10 मिनट बाद हम दोनों से सवालात करेंगे, उनसे सुनेंगे कि कितना याद किया उन्होंने। जिसके रिज़ल्ट अच्छे होंगे उससे अगर शोर शराबे वाले बच्चों का जो शोर शराबे में बैठे थे उनका लर्निंग या सीखने का अमल कम था, जबकि दूसरे बच्चे जो हम नॉर्मल हालात में बैठे थे यहाँ शोर शराबा नहीं था उन्होंने ज़्यादा सीखा है, तो हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शोर गुल का या शोर शराबा का इंसान के सीखने पर मनफी असर पड़ता है। तो ये एक तजर्बा है, इसको हम तजर्बाती तरीका कहते हैं कि जब हम इतना तजर्बा कर लेते हैं। अब तजर्बे वगैरह की क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? तजर्बे के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का होना लाजिम है। मसलन सबसे पहले एक तजर्बा तरीके में एक आमिल होना चाहिए। आमिल कहते हैं जो तजर्बा करता है, जिसमें जैसे हम मिसाल दी तो उसमें उस्ताद क्या है, एक आमिल है, कोई तजर्बा करने वाला। फिर एक मामूल होता है जिस पर तजर्बा किया जाएगा। अब तालिब इल्म जो क्लास में बैठे हैं वो एक मामूल है, टीचर आमिल है और बच्चे मामूल हैं, तो एक तजर्बा किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके में दो ग्रुप बनाए जाते हैं। जैसे भी हमने बात की कि हम बच्चों को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, दो ग्रुप बनाते हैं, ए और बी वगैरह। अब एक को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप और दूसरे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल या तजर्बाती ग्रुप कहा जाता है, ठीक। और जब हम तजर्बा करते हैं तो बाकायदा एक तजर्बाती डिज़ाइन तैयार करते हैं कि हमने तजर्बा कैसे करना है, किन हालात में करना है, उसकी तफसीलात क्या होंगी, उनकी शराइत तय कर ली जाती हैं ताकि तजर्बा हम एक स्मूथ अंदाज में, एक साइंटिफिक अंदाज में कर सकें, एक प्रोसेस में कर सकें कि हमें पता हमने कौन सा स्टेप कैसे कैसे करना है। इसके बाद उसका जो हमने तजर्बा करने के बाद जो हमें जवाब मिलता है तो उसको हम मुख्य अंदाज में अवाम में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसको परखने की कोशिश करते हैं ताकि नतीजे ज़्यादा काबिल एतबार हमारे सामने आ सकें। इसके बाद इस तजर्बे की तजर्बा तरीके की कुछ खूबियाँ भी हैं, कुछ खामियाँ हैं। इसमें खूबियाँ क्या हैं कि इस तरीके से जो नतीजे निकलते हैं बड़े साइंटिफिक होते हैं, ज़्यादा काबिल एतमाद होते हैं। हम तजर्बे के लिए तजर्बे के ज़रिए नतीजे हासिल किए होते हैं, इसमें कमी या कोताही नहीं होती। दूसरा इसकी जो खूबी है कि उसमें इंसान की ज़ाती पसंद नापसंद इस पर अंदाज नहीं होती कि तजर्बा करने वाले की जो पसंद है नापसंद उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा इससे जो नतीजे निकलते हैं उसको हम आदाद और शुमार की सूरत में पेश करते हैं कि फ़िक्र की सूरत में, नंबर की सूरत में कि हमारा रिज़ल्ट क्या आया था, ठीक है। फिर इस तजर्बाती जो तरीका था इसको हम रिज़ल्ट जो है इसको दोबारा दोहरा भी सकते हैं, दोहराने के बाद हमारा वही रिज़ल्ट आएगा जो हमने पहली बार हासिल किया था। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो उसको तस्दीक भी कहते हैं, हाँ जी जो पहला तजुर्बा किया था वो बिल्कुल ठीक हुआ है। फिर इसके बाद इसका जो अगला फ़ायदा वो है कि तालीमी अमल में जो मुख्तलिफ नए तरीके आए, नई तामीरी और तख्लीकी तब्दीलियाँ आ रही हैं वो तमाम इसी तजर्बाती तरीके की बुनियाद पर ही आ रही हैं। इस तरह जो नस्ल व नसक में बेहतरी तदरीसी मामलात का इस्तेमाल हो रहा है, मुख्तलिफ तरीक़ा तदरीस आ रहे हैं, वो तमाम इसी वजह से ही आ रही हैं, तजर्बाती तरीके की वजह से हमारे सामने आ रही हैं। फिर इसके बाद इसकी कुछ खामियाँ भी हैं, वो हम देख लेते हैं खामियाँ कौन कौन सी हैं। इसकी खामी ये है कि सबसे बड़ा तो इसमें पूरी कोशिश के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमें जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल ग्रोह में जो अफराद होते हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर भी हो जाते हैं। दूसरा इसमें क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, इसमें थकावट और बोरियत का एहसास भी हो जाता है। तीसरा हर फ़र्द जो इस ग्रोह में शामिल, मतलब क्लास में जो हमने दो ग्रुप बनाए थे उनमें जो बच्चे या फ़र्द शामिल हैं वो कहीं ना कहीं अपने नॉर्मल किरदार से हट जाते हैं कि जब वो देखते हैं कि हमें दो ग्रुप में बनाया गया है, हमारा मुकाबला है, तो अपने किरदार में कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियल या मसनूईपन ले आते हैं। तीसरा ये है कि क्योंकि इंसान हम तजर्बात नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान की तरह क्या उसको एक कैफियत में हम मुसलसल नहीं रख सकते, इसलिए इंसान का तजर्बा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तीसरा और आगे इसका जो खामी है वो ये है क्योंकि तजर्बा इसके लिए हमें सामान चाहिए, तजर्बाकार की दस्तियाब है, तजर्बे के लिए दरकार साज़ो सामान चाहिए, दीगर अमूर चाहिए, इसलिए तरीका काफ़ी महंगा पड़ जाता है। और इसकी खामी ये है क्योंकि तजर्बे के लिए एक माहिर और एक्सपर्ट तजर्बाकार की ज़रूरत होती है, इसलिए उसकी दस्तियाबी हमारे लिए एक मसला हो सकती है।
دوسرا اس کی جو نتائج ہوتے ہیں ہم اس کو مکمل طور پر اندھا اعتبار نہیں کر سکے کہ بعض اوقات ہلکی سی تبدیلی یا تغیر کی وجہ سے اس میں کچھ فرق پڑ سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو کرتے وقت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج ہم اپنی تعلیمی نفسیات کے دوسرا طریقہ پڑھا جس کا نام ہے تجرباتی طریقہ۔ اس کے لیے لوازم کون کون سے ہیں، اس کی خوبیاں کون کون سی ہیں، اس کی خامیاں کون سی ہیں۔ تو آج ہم نے اپنا پہلا چیپٹر جو تھا ہمارا ہم نے آج ختم کر لیا۔ امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا، کوئی سوال تھا پوچھ سکتے۔